ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली? हेलो? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक। अच्छा देखो, आज तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये क्या है? सबसे पहला बात, हम लोग अकाउंटेंसी, अकाउंट्स बोलते बोलते थक गए हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। बट सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे सिंपल बात है सर, जैसे एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ना। मतलब कोई भी चीज का एक स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे आप लोग मार्केट में सोना का दर देखते हो, गोल्ड प्राइस मार्केट में अप डाउन होता है। अगर आप लोग नहीं खबर रखते हो तो घर में पेरेंट्स लोग खबर रखते होंगे, रखते हैं कि नहीं रखते? बोलो। सोना का जो दाम, उसका खबर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? सोना, रुपा, मतलब गोल्ड, सिल्वर का खबर रखा जाता है। यस। तो वो जो गोल्ड का खबर आपके पास रहता है या फिर सिल्वर का खबर आपके पास रहता है, उसका एक स्टैंडर्ड दाम होता है। वो स्टैंडर्ड एक मार्केट प्राइस होता है। जैसे पेट्रोल का भी एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है पूरा भारत में, एक ऑन एन एवरेज एक कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्लास में पेट्रोल प्राइस के बारे में बताया। तो ये जो किसी भी चीज का दाम का स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट क्यों किया जाता है? ताकि सबको ये कॉमन सिस्टम पे आ सके। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड क्यों फॉलो होता है? ताकि एक कॉमन पैटर्न पे सारा का सारा काम हो सके, ताकि कंफ्यूज क्रिएट ना हो। कोई बोलेगा कि मैं इस तरह से करूंगा, कोई बोलेगा कि मैं उस तरह से करूंगा। अगर सबको अपना अपना रूल लगाना चालू कर दिया तो केओस हो जाएगा ना सर। हेलो, आप बात समझ रहे हो? जैसे ट्रैफिक का एक अपना स्टैंडर्ड होता है ना, रास्ते में ट्रैफिक जब चला जाता है पूरा भारत में, सिस्टम क्या है? आपको नॉर्मली चलना चाहिए लेफ्ट साइड होके, अगर किसी को ओवरटेक करना है तो फिर राइट साइड होके। ऐसा नियम होता है ना सर? हेलो, क्या ऐसा नियम होता है कि नॉर्मली आपको लेफ्ट होके चलना चाहिए, बट किसी को ओवरटेक करना है तो फिर आपको राइट से कर सकते हो आप? यस सर। हाईवे का एक अपना नियम होता है। आप लोग कभी भी हाईवे जरूर देखे होंगे, मतलब जो मुंबई, मतलब जो क्या बताया आपको, जो नेशनल हाईवेज वगैरह होता है। अगर आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको एक स्टैंडर्डाइज बताता हूं कि नियम फॉलो करना क्यों जरूरी होता है, तो आप समझ जाओगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इसको क्यों बनाया गया है या फिर इसके पीछे का क्या कहानी है। ओके देखो, स्क्रीन शेयर्ड है, आई होप है ना? है तो सर स्क्रीन शेयर्ड? यस सर। यस सर। अब इसमें अगर देखो आप कि ये जो हाईवेज आपको दिख रहा है, इस हाईवेज में ना एक रूल होता है, स्पेशली जो हमारे यहाँ पर जो एनएच होता है सर इंडिया में, अमेरिका में इसको फ्री वेज बोलते हैं। अगर आप इस पे कभी भी, अगर आप रास्ते में कभी भी चलते हो हाईवेज लेके, आप देखना इसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। जो लंबा ट्रक होता है ना, लंबा रूट का, लॉन्ग रूट का जो ट्रक होता है, आप बता सकते हो क्या लॉन्ग रूट का ट्रक को राइट साइड होके चलना चाहिए या लेफ्ट साइड होके चलना चाहिए? मतलब क्या वो ये वाला ट्रैक फॉलो करता है या फिर ये वाला ट्रैक फॉलो करता है? राइट वाला। थैंक यू सर, राइट वाला ट्रैक फॉलो करता है, वो लेफ्ट वाला ट्रैक फॉलो नहीं करता। नॉर्मल रूल बताते हैं कि हमें लेफ्ट होके चलना चाहिए, किसी को ओवरटेक करने के टाइम पे हम उसको राइट साइड से ओवरटेक करेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी फ्रीवेज या हाईवेज के ऊपर ध्यान दो तो उसमें देखना कि जो ट्रक होता है ना लॉन्ग रूट का, जैसे कोलकाता टू मुंबई जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, बड़ा लंबा रूट है, उड़ीसा जा रहा है, वो हमेशा राइट साइड ट्रैक फॉलो करेगा। बिकॉज उसका इधर कोई काम नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, कभी उसको कभी खड़ा होना होता है तो फिर वो उस पर्टिकुलर जगह में पार्क करने के लिए सोचता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज क्या किया है, हाईवे रूल से सिखाया जाता है कि भाई आप लंबा रोड का गाड़ी चलाते हो, ट्रक चलाते हो, तो आप अपने आप को हमेशा राइट ट्रैक में रखना, इधर उधर ना करना। बट बस नॉर्मल जो लोकल ट्रांसपोर्ट, वो देखना हमेशा लेफ्ट साइड से लेके ही चलता है। ये नॉर्मल रूल है। अब रास्ता फाका है तो कभी इधर आ सकता है, बट फिर भी वो लोग अपना ट्रैक फॉलो करता है। तो एग्जैक्टली ये जो हाईवे वाला कॉन्सेप्ट, ये अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं आपके साथ शेयर किया। जस्ट एग्जाम्पल था, मतलब इस पे आप ज्यादा चिंता ना करो कि सर हाईवेज क्यों सिखा रहे हो। नहीं नहीं, मुझे हाईवेज सिखाने का कोई इरादा नहीं है। हाईवेज मेरे से ज्यादा, आप लोग जानते हो आजकल लॉन्ग ड्राइव का जमाना चल रहा है। हाँ, बात बात में लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव चलते वक्त आप लोग समझ में आ जाता है। मेरा बात करने का तरीका जो है
या जो कारण है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये स्टैंडर्ड क्या है और क्यों है, ठीक है, व्हाई। आजकल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पहले नहीं हुआ करता था, आजकल आ गया है सर। इंडिया भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दुनिया में अपना जगह बना लिया है। आजकल इंडियन एंटिटीज या इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को टैकल करने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मार्केट में, मतलब मार्केट इन द सेंस अकाउंटिंग मार्केट में आ चुका है। इसका एक शॉर्ट नाम भी है सर इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इंड एएस। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मतलब बहुत फैक्टफुल पॉइंट है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्यों जानना है, इसके पीछे का राज क्या है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा और इंड एएस भी बताऊंगा, जो रिसेंट अपडेट है, जस्ट ज्यादा दिन इसका यूज नहीं हुआ है अभी भी बहुत केस मतलब अप्लाई होना बाकी है, बट फिर भी जरूरी है, थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। तो सबको स्क्रीन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो दिख रहा होगा, ओके। तो अकाउंटिंग, पहले तो ये देख ले सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इसका काम क्या है। बचपन से हम लोग इसको थ्योरी समझते आ रहे हैं। हाँ सर, कोई बोलेगा हाँ थ्योरी जरूर है, बट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी अकाउंट्स बनाया जाता है बड़े बड़े कंपनीज में या फिर मिडिल लेवल कंपनीज में या फिर स्मॉल कंपनीज पे, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पर्पस क्या है इस चैप्टर का, grasp the objective benefits and limitation of accounting standards, learn the process of formulation of accounting standard by the council and the Institute of Chartered Accountants of India। very important sir, because पूरा भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है वो ICAI ही बनाते हैं, ठीक है। एक दो तीन स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एक अकाउंट्स के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो मतलब बनाया जाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो फिर मैं आपको आराम से एक चीज समझा सकता हूँ कि एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये दोनों, ये अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनका, दैट इज ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स एक होता है सर, ये जिनका कॉस्ट है उनको पढ़ा जाएगा, मैम पढ़ाएंगे कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है सर, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स ये आपको पढ़ा मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में जो जिसके पास इसका अथॉरिटी है दैट इज ICMAI। मतलब एक्चुअली इसका ये एक नाम को लेके भी एक चक्कर चल रहा है CA के साथ CMA का, बट आप इसको CMA ही बोलो बिकॉज गवर्नमेंट भी CMA ही बोलने के लिए बोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कंपनी सेक्रेटरीज का भी एक स्टैंडर्ड्स होता है जिसको हम लोग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स या सेक्रेटरियल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जो है ये भी एक स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड्स बनाया गया है सर, ये बेसिकली लीगल कंप्लायंस वगैरह के लिए जो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं। बट सर हमारे यहाँ पर करंट चर्चा क्या होगा, नॉट कॉस्टिंग, नॉट द कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। करंट चर्चा का विषय अकाउंटेंसी है, तो हम लोग चर्चा करेंगे अकाउंट्स पे, ठीक है। और पूरा भारत में अकाउंट्स का सबसे प्राइम बॉडी है ऑब्वियसली CA इंस्टीट्यूट। ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंट्स में बहुत ही फेमस माना जाता है सर वर्ल्ड में। ऐसे इंडिया का अकाउंटिंग बॉडी जो है दैट इज ICAI। इंटरनेशनल लेवल पे USA का जो CPA होता है सर, US CPA वर्ल्ड नंबर 1, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग बॉडी, मतलब बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं। एंड सेकंड में है सर वर्ल्ड सेकंड, कौन सर जानते हो, वर्ल्ड नंबर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में या अकाउंटिंग का जो भी पूरा एरिया है उसमें इंडिया आता है सर, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग CA प्रोफेशंस के नाम पे जानते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली आप प्राउड फील कर सकते हो एज इंडियन कि इंडियन CA दुनिया में सेकंड आता है। US जैसा इतना फेमस कॉमर्स में या बिजनेस में दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी रिच इन नॉलेज ऑफ करेंटली, ओके, करंट जो सिनेरियो है, बट इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये दुनिया भर का जो अकाउंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। चलो सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इश्यू ऑफ, क्या क्या मैटर के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करते हैं। फर्स्ट थिंग, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस।
ये जो भी अकाउंट्स मतलब बिजनेस में इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होता है ना सर, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मतलब अरे बिजनेस मतलब ही क्या, बिजनेस मतलब अलग अलग इवेंट्स। अरे सेल करना एक इवेंट है, परचेस करना एक इवेंट है, सेल करना इवेंट है, तो एक बिजनेस में अलग अलग इवेंट होता है, अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें अलग अलग सेल परचेस का ट्रांजैक्शंस भी होता रहता है। तो इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। विदाउट इवेंट देयर इज नो ट्रांजैक्शंस एंड विदाउट ट्रांजैक्शंस देयर इज नो अकाउंट्स। सही है कि नहीं है सर, बोलो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इज इट ओके ना? विदाउट इवेंट देयर इज नो ट्रांजैक्शन एंड विदाउट ट्रांजैक्शन देयर इज नो अकाउंट्स। यस और नो? यस सर। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं सर? सर कहना ही चाहते हैं जैसे ये देखो, ये आपका टाटा मोटर्स का ये वाला रिपोर्ट में आप लोगों को अकाउंटिंग मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बार बार यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली रिसेंट एक बिजनेस स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो रहा था हिरनमय इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में बोल रहा था। तो ठीक है, वो भी तो बीच बीच में हम लोग वो सब अपडेट भी लेते जाते हैं। फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला जा रहा हूँ दैट इज रिकॉग्निशन एंड इवेंट्स। जैसे ये टाटा का जो एनुअल रिपोर्ट आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें ये है कंपनी का लैंड रोवर एंड जैगुआर का क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख पा रहे हो ना सर, लैंड रोवर एंड जैगुआर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है और इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। अब सवाल है सर कि सर क्यों बार बार आप अकाउंट्स का रिपोर्ट दिखाते रहते हो? सर यही तो है जिसको ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, और इसके पीछे ये क्यों ऐसे बनाया जाता है? जैसे कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का बात हो रहा है, तो कितना सारा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हो सकता है, पीएल को देख के ही समझ में आ जाएगा। आपका रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है, आप कितना मटेरियल पे खर्चा कर रहे हो, एम्प्लॉय के पीछे कितना चार्जेस मतलब खर्चा कर रहे हो, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना लग रहा है, एक्सेप्शनल आइटम्स पे कितना खर्चा है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉस्ट में कितना है, अदर इनकम पे कितना है, फाइनेंस इनकम पे कितना है। ये जो सारा का सारा इनकम के बारे में बात कर रहे हैं सर, दिस ऑल आर दी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। तभी तो हुआ है। पहले आप जर्नल किए, हेलो सर, पहले आप जर्नल एंट्री किए। अरे सब कोई थोड़ा बहुत तो जानते हो, सब कोई जर्नल एंट्री के बारे में। अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जर्नल एंट्री करना होगा। ये सर नो सर? यस सर। पहले जर्नल एंट्री, सेकंड में क्या करते हैं सर? लेजर पोस्टिंग, है ना? लेजर पोस्टिंग। थर्ड में क्या करते हैं सर? बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वेरी गुड सर। फोर्थ में क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स, है ना? फाइनल अकाउंट्स, इसी फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट होता है सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ट्रेडिंग होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सिर्फ पीएल ही होगा। पीएल या फिर उसका दूसरा आजकल क्या चल रहा है नाम, कंपनी के केस में ये यूज होता है ज्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर होता है सर, वो एनपीओ के केस में यूज किया जाता है, जिसमें बोला जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसमें या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है या फिर इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। एंड ट्रेडिंग पीएल और इनकम, पीएल और इनकम स्टेटमेंट, और होता है आपका बैलेंस शीट। दीज आर योर फाइनल अकाउंट्स। इसके साथ साथ और एक भी अकाउंट्स बना जाता है सर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। होता है कि नहीं होता? यस सर। इसमें ये जो यहाँ से ये देखो, ये लेजर एंड ट्रायल, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस जो है ना, दिस इज द बेसिक एरिया अकाउंट्स को रेडी करने का। इसको आप इतना बोल सकते हो कि डेटा अरेंज। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दिस इज डेटा अरेंजमेंट ना। बेसिकली आप डेटा को अरेंज किए, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में आप डेटा को अरेंज किए एज पर अकाउंटिंग पैटर्न या रूल्स जो भी है। उसके बाद आपका जब फाइनल अकाउंट चालू होता है, इसमें इसको थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में इसको एक प्रेजेंट किया जाता है, ठीक जिस तरह से आप यहाँ पर ये टाटा का देख पा रहे हो मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं आपको आगे और भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारा चीजें है इसके अंदर। ये एनुअल रिपोर्ट है लैंड रोवर एंड जैगुआर जो कंपनी है उसका। इसके अंदर आपको ये देखो सर, EBIT एंड एडजस्टेड EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का डिटेल्स, लॉट्स ऑफ थिंग। मैं आपको एक एक करके कोशिश करता हूँ।
ये देखो लॉस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अलग से उसका अलग डिटेल्स और भी दिया है, कैश फ्लो भी मिलेगा अगर थोड़ा सा ढूंढेंगे तो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिटेल्स अलग से, इंटेंजिबल एसेट्स का डिटेल अलग से। ध्यान से देखना, जो भी अभी बता रहा हूं ना बहुत जोर का भी कनेक्शन होगा, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्या आप बता रहे हो हवा में समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा कनेक्ट करो, अभी देखो आपको कितना जोर का कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब वो नेटवर्क अभी बन रहा है, फिर कनेक्ट हो जाएगा ना, फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि भाई क्यों है क्या है। अदर एसेट्स का डिटेल्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल्स, किसको कैसे मेंटेन करना होता है ना, ये सारा का सारा एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हमें बताते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर आप देखो अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, प्रोविजंस के बारे में, कंपनी क्या प्रोविजंस बिल्ड कर रहा है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में कंपनी किस तरह से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कैश फ्लो भी होगा यहाँ पर, बहुत सारे हैं सर, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्कीम्स, ठीक है, ये वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वैल्यू स्कीम्स। ये क्या हो गया, अच्छा ये रिकॉन्सिलेशन करते हैं ना हम लोग, वो बीआरएस टाइप का, तो इसमें रिकॉन्सिलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज उसका भी डिटेल्स है, ठीक है। ये सब आप लोग इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे फाइनल लेवल पे आओ समझ जाओगे। पेरेंट कंपनी का बैलेंस शीट, पेरेंट कंपनी का स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा हम लोग अकाउंटेंसी में मेंटेन करे जा रहे हैं सब, इसके पीछे कुछ कारण भी है, कुछ रीजंस भी है, मैं आपको वही एक्चुअली सॉरी वही एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर ये जो इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये इसके पीछे का मेन रीजन तो सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद क्या, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एक्चुअली यही एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होता है। फिर फॉर्मुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, मैं आगे आगे आपको समझाता हूँ। फिर आ जाता है कंस्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप, सेकंड में, थर्ड में आ जाते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशंस, ascertainment of views of different bodies on draft, finalizations of exposure draft, comments received on exposure draft, एंड उसके बाद आ जाता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट एंड इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली आपने क्या पढ़ा जानते हो, ये बेसिकली आपने यही पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होने से पहले उसका जो प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता है, ठीक है, किस तरह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेडी होता है, उसका जर्नी बताया जा रहा है। तो पहले उसके लिए कमिटी है सर, मैं सभी चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कमिटी है, कौन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, यही तो डिस्कस करने का विषय है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। यहाँ से अच्छा खासा एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको सीरियसली कोशिश करना, कंसंट्रेशन देके सुनना। इसमें मैथमेटिकल पॉइंट बहुत कम है, इसमें मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है, तो थोड़ा इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा। सर कनेक्ट हो रहा है ना, जो भी बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, हेलो? क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? ओके, तो देखो क्या बताया कि अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। क्योंकि अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, एक सेकंड सर मैं थोड़ा सा बैटरी सेवर को ऑन कर दूं, बिकॉज मेरे यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। स्क्रीन को देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वही एक्चुअली मैं आपको लैंड रोवर एंड जैगुआर में भी दिखाने का कोशिश कर रहा था कि आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाते हैं ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरियस स्टेक होल्डर्स में कौन आ जाएगा, स्टेक होल्डर्स में डेटर आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आ जाएगा, कंपनी डायरेक्टर्स आ जाएगा, एम्प्लॉइज आ जाएगा, सारा का सारा बहुत सारे लोगों को अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का या फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जरूरत होता है। इफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ये अगर प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है, जो क्रेडिटर है, जो लोन प्रोवाइडर है, जो बैंक्स है, आज कंपनी मार्केट से बिजनेस करके पैसा उठाना चाहता है, ठीक है, आज कंपनी मार्केट में बिजनेस करके पैसा उठाना चाहता है, किसी को 1000 करोड़ चाहिए, किसी को 5000 करोड़ चाहिए, किसी को 400 करोड़ चाहिए,
तो लोग पैसा क्यों देगा, बैंक लोन क्यों देगा? उसके पीछे एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। आप लोग बहुत शायद सोच रहे हो सर ये कुछ कॉन्सेप्ट में ही बनाया जाता है। यस सर, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड अगर सरकार फॉर्म नहीं करेगा या उसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा, देखने वाले कौन होगा फिर? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड हो सकता है सर, और अगर एक बार मिसलीड हो जाए ना, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर कोई अपने हिसाब से अगर उसको मैनिपुलेट कर दे, अगर उसको मैनिपुलेट करके उस पर्टिकुलर मैटर से जो उसको नहीं मिलना चाहिए अगर वो मिल जाए तो बहुत खतरनाक है। इसलिए बोल रहे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग टेंडेंटियस एंड प्रोवाइडिंग ए डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द बिजनेस का एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर आ जाएगा रादर देन द ट्रू। और हम लोग जानते हैं सर, ऑडिट जो है सर, जब भी किसी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट आता है तो ऑडिट में एक्चुअली क्या होता है, ट्रू पिक्चर बताया जाता है ना सर। हेलो, जो लोग ऑडिट यहाँ पर कोई पढ़ते नहीं हो शायद अभी, या फिर पढ़े हो कभी मेरे पास, तो ऑडिट के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि ऑडिट क्या है, कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं। क्या बताते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं, जिसके लिए जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होते हैं या ऑडिटर होते हैं वो कंपनी का ऑडिट, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ऑडिट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट है। देख रहे हो सर, ये क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट, क्या लिखा है सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा है ना। हेलो, यस सर। ये देखो यहाँ पर, हाँ देख रहे हो ना सर, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, साइमन हैरिंग जोन्स सीनियर स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में किया है, केपीएमजी, द बिग फोर। आई होप यू ऑल नो केपीएमजी, डेलॉयट, नाम तो सुने होंगे सर, पीडब्ल्यूसी सुने होंगे नहीं बिग फोर के बारे में? है दादा। वेरी गुड सर। तो ये जो बिग फोर फार्म है, बिग 8 भी आजकल एक चल रहा है, मैं आपको कभी बताऊंगा उसके बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे जगह में मतलब मौका मिले काम करने को, आप ऐसे लेवल का एजुकेशन बनाओ ताकि आप इस तरह का लेवल में आप काम कर पाओ और बाद में आप ऐसे ऑडिटर बन जाओ। जैसे ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वांस स्नो हिल, ये इसका ब्रिमिंघम, मतलब जहाँ का ये कंपनी का ऑफिस है उसके बारे में बताया। ऐसे केपीएमजी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। 2 जुलाई 2020 का उनका ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। और जैसे ये 2 जुलाई का ऑडिट रिपोर्ट में बता रहे हैं, उसमें ये एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके फिर ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में डाला गया। और कंपनी अपना ये एनुअल रिपोर्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं, उनको इसका बहुत जरूरत होता है। वो उसके बाद सोच समझ के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक जिस तरह से अगर आप देखो रिसेंट ट्रेंड में टाटा मोटर्स, ये लैंड रोवर जैगुआर टाटा मोटर्स का पार्ट है। अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस भी देखोगे ना सर, लास्ट 6 महीने में, जस्ट लुक, इसका बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया सर। ऐसे बहुत लॉस चल रहा था टाटा मोटर्स, जिसमें लैंड रोवर एंड जैगुआर का लॉस, बहुत जबरदस्त लॉस चल रहा था, और उस लॉस को रिकवर किया और रिकवर करके लास्ट 6 मंथ्स में जस्ट लुक डबल। लोग बोलते हैं ना क्या पैसा डबल होता है, यस सर, 6 महीने में पैसा डबल हुआ है। अगर किसी ने समझा था एनुअल रिपोर्ट को, अगर किसी ने समझा था इसका अकाउंट्स को। अब सवाल है कि ये कंपनी जो अकाउंट्स में बताते हैं वो कितना स्टैंडर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट कौन बोलेगा? हेलो सर, आप मेरा बात समझ पा रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब, ये जो कंपनी टाटा मोटर्स का शेयर तो आपने देख लिया, इन्वेस्टमेंट भी जिसको करना था काफी सारा है, यहाँ पर मेरा भी है, इन्वेस्टमेंट किया है और जितना रिटर्न कमाया डबल ही कमाया मैक्सिमम, मुझे पता है। मोहितोष ने खरीदा है, काफी सारा, सुमित ने खरीदा है, सुबो ने खरीदा। टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा हुआ था, रोशनी इज हियर, रोशनी को पता होगा, ज्योति को भी आई थिंक पता है। टाटा मोटर्स के बारे में क्लास में बहुत जोर का चर्चा हुआ था, ज्योति याद है? यस सर। हाँ, तो अगर किसी ने भी खरीदा है तो उसको भी डबल प्रॉफिट तो है ना सर? है दादा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, डबल प्रॉफिट से आप देखो, अभी प्रॉफिट को देख के ना वैसे बहुत ज्यादा आप चिंता में मत ना आ जाओ। पॉइंट यही है कि आप कंपनी के बारे में कैसे समझ पाओगे, उसके लिए आपको कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट समझना होगा। और ये एनुअल रिपोर्ट पेश कौन करता है? कंपनी का जो मैनेजमेंट है, और उसके साथ कंपनी में जो भी ऑडिटर्स वगैरह होते हैं वो ऑडिट करके चले जाते हैं। फिर मैनेजमेंट का काम है इसका एनुअल रिपोर्ट बना के लोगों के पास मार्केट में स्प्रेड कर देना।
और पब्लिक क्या करेगा, कंपनी के वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड करेगा, उसको रीड करेगा, जिसको समझ आता है। जैसे कि सबसे ज्यादा किसको किसको समझ में आ सकता है, बहुत मतलब नॉर्मली इस फील्ड में माहिर कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस फील्ड में माहिर कौन होते हैं, एक्सपर्ट कौन होते हैं, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरीज। इस फील्ड में माहिर होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, बिकॉज दे नो हाउ एक्चुअली अकाउंट्स बिल्ड, हाउ स्टैंडर्ड इज अप्लाइड, किस तरह से इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब किया गया है। इसमें मतलब अगर थोड़ा सा भी थीन लाइन भी है तो उसमें कहाँ थीन लाइन में थोड़ा सा पर्दा है, उसको भी हटाने का ताकत या नॉलेज इनके अंदर होता है। समझ में आ रहा है ना सर? तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इसी तरह से बिजनेस को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है, इफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग, tendencies and providing a distorted picture of the business rather than a true. To ensure transparency, to ensure consistency, to ensure comparability, adequacy and reliability of the financial reporting, it is essential to standardize the accounting principles and policies. Accounting standards provide framework and standard accounting policies for treatment of transaction and events, so that the financial statement different एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो कंपेयर भी किया जाए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना बना हो ना सर, सबको अगर अपना अपना फॉर्मेट लगाते तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते। हेलो, अगर सबका सिस्टम अलग हो जाएगा तो फिर कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा ना। यस और नो? यस ना सर? तो इसीलिए एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसमें सबका सिस्टम इक्वल किया गया। ओके, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करूंगा। आप लोग ना चुपचाप वेट करना, मैं एक सेकेंड में, अगर बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाए तो। कनेक्टेड हो? हेलो? यस सर। ठीक, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर। स्क्रीन शेयर আছে? हाँ सर আছে। ओके, ठीक है। ठीक, ओके। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि ये कंपेरेबल हो, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना। हाँ सर, डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। अब चलो मैं आपको एक कंपैरिजंस दिखाता हूँ कि ये जो अकाउंट्स का कंपेरेबल कहाँ यूज होता है, ठीक है। कंपेरेबिलिटी कहाँ होता है? तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट जो भी लिख रहा हूँ आपके सामने ही लिख रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से इसको याद रख सकते हो। टाटा मोटर्स, मैं इसको मनी कंट्रोल में लेके जा रहा हूँ आपको। मनी कंट्रोल एक ऐसा कंपनी, मतलब ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारे कंपनीज का डिटेल्स मिल जाता है। ये रिलायंस का ही एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको पीयर्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पीयर्स 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 मतलब जो इनका कॉम्पिटिटर्स वगैरह है, जो इनके साथ सेम तरह का बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल्स। क्या आपको दिख रहा है? देखो तो, हेलो, पीयर्स दिख रहा है आपको? देखो। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है सर। देखते पाচ্ছি না স্যার। दिख रहा है? इनके एक बार है। रिजॉइन, यस सर दिख रहा है। इनकी रिजॉइन करके देख सकते हो, नहीं तो मैं रुको, मैं मुझे नहीं दिख रहा। देखो अभी फिर से मैं फिर से शेयर किया। श्योर है सर। ठीक है, देखो सर यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज का लिस्ट निकाला जो टाटा मोटर्स जैसा बिजनेस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप टाटा मोटर्स देख रहे हो, आइचर मोटर देख रहे हो। आइचर मोटर मतलब जो बुलेट बनाते हैं ना सर, रॉयल एनफील्ड जो गाड़ी है, इन्हीं का है। तो सिमिलर कंपनी का लास्ट प्राइस कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है, ठीक है। फिर उसके साथ आपको यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि कितना लास्ट 12 वीक्स में कितना डिटेल्स में चेंजेस हुआ है, शेयर प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, मार्केट कैपिटल में चेंजेस कितना हुआ है। सेम कंपनी तो नहीं है, कंपनी तो अलग है, लेकिन कम से कम कंपेयर तो कर लो, सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंटेंसी तो मेंटेन हो। तो पूरा भारत में जो भी कंपनी है उसका जो भी अकाउंटिंग पैटर्न है, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग जो मैं तब से बताने का आपको कोशिश करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी कंपनी उठा लो जिसका कॉम्पिटिटर मार्केट में है, उसका सारा का सारा फाइनेंशियल डिटेल्स आप जो भी एक्चुअली जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं, वो लोग इसको कंपेयर करते ही करते हैं। और उसके लिए आपका अकाउंटिंग नॉलेज भी होना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे ये एक कंपनी आया रिसेंटली, रेल टेल बोल के, ठीक है। ये रेलवेज में आपका रेलवेज में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली आया, जस्ट एक हफ्ता पहले। लिस्टेशंस में अच्छा गेन दिया सर, 121 करके अभी चल रहा है। इसका कोई पीयर्स है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रेल स्टेशन में देता है, इसका पीयर्स करेंटली इस तरह का कंपनी, ये देखो सर, टाटा कम्युनिकेशंस, नेल्को, सुयोग टेली, जीटीएल, ये इस सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है। इसमें देखो इसका प्रॉफिट का कंपैरिजन, नेट सेल्स का कंपैरिजन। रेलटेल सरकारी है, इंडियन रेलवे के अंडर में चलता है, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशंस तो टाटा का है, नेल्को भी एक कंपनी है, सुयोग टेली ये भी एक है, जीटीएल है। तो ये जब भी हम लोग इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए हमें एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है सर? बोलो, आ रहा है ना कि क्या बताने का कोशिश चल रहा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है जो बेसिकली आईसीआई बनाते हैं सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी or by the government or other regulatory body covering the aspects of recognitions, measurement, presentations and disclosure of accounting transaction and events in the financial statements. The ostensible purpose of the standard setting bodies is to promote the disseminations of the timely and useful financial informations to investors. जो मैं बार बार तब से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग मनी कंट्रोल में इसलिए विजिट किए थे क्योंकि हम इन्वेस्टर की तरफ से सोच रहे थे। तो एक इन्वेस्टर्स को हमेशा जो कंपनी पे पैसा लगाते हैं उनको हमेशा एक सटीक, एक राइट डायरेक्शंस का सिस्टम मिले, एंड सर्टेन अदर पार्टीज हैविंग एन इंटरेस्ट, या फिर कोई और भी पार्टी जिसका कंपनी के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे इंटरेस्ट हो। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इश्यूज ऑफ, क्या क्या इश्यूज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ 4 एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज वेरी वाइटल। फर्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, measurement of the transactions and events, presentation of this transaction and events in the financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the reader। बात समझ में आ रहा है सर? आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे ही मतलब जैसे खाना परोसते हैं ना सर, प्रेजेंटेशन ऑफ योर थाली, हेलो सर, थाली समझते हो? आजकल तो होटल वगैरह में जाके हम लोग थाली मांगते हैं ना, तो उसमें थाली को बहुत सुंदर से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो खाने लायक भी हो और एक अच्छा सुंदर देखने में भी हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अकाउंट्स के केस में आपको उसी तरह से अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर भी होना चाहिए। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट व्हिच शुड बी देयर टू एनेबल द पब्लिक एट लार्ज and the stakeholders and the potential investors in particular to get an insight into what this financial statement are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decisions। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख के, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को रीड करके एक प्रूडेंट इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस आप ले पाओ। समझ में आ रहा है सर? बोलो, ये 4 पॉइंट। ये चारों पॉइंट समझ में आया?
यस सर। याद रखना सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली क्या क्या मैटर को लेके डील करता है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो 4 पॉइंट बहुत वाइटल था। द होल आइडिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज सेंटर्ड अराउंड हार्मोनाइजेशंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब जितना सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज चलता है, आप लोगों को मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज कॉन्सेप्ट इस सब के बारे में क्लास में बताया था। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज, मतलब डिप्रिसिएशन कैसे मेंटेन हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे मेंटेन हो रहा है, अगर कंपनी अमलगामेट कर रहे हैं तो उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, पार्टनरशिप फार्म को अकाउंट्स में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, एवरीथिंग, क्या पॉलिसी यूज हो रहा है, इन्वेंटरी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो फिर फीफो लीफो वेटेड एवरेज क्या मेंटेन कर रहा है, एवरीथिंग सब कुछ एक पॉलिसीज के अंदर आता है सर। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, जैसे अगर हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो फिर जैसे गोइंग मतलब जैसे एक होता है ना, ड्यू बेसिस पॉलिसीज फॉलो कर रहा है या फिर एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक्रूअल और सॉरी कैश बेसिस फॉलो कर रहा है, तो सारा का सारा फॉलो डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज सो दैट डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज with a view first eliminate the non comparability of the financial statement, मतलब अगर कंपेयर नहीं किया जाए तो फिर उसको एलिमिनेट करता है, नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयरबाय इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो, जैसे कि ये टाटा मोटर्स का जैसे आप देख पा रहे हो, किसी भी कंपनी का हम आपको दिखा सकते हैं, बट इतना अभी आप एक समझना हो ना, अगर आपको एक समझ में आ जाए तो आप किसी भी स्टेटमेंट्स को समझने का ताकत धीरे धीरे बना लोगे। Provide a set of standards, accounting policies, valuation norms and disclosure requirement. Accounting standard में आपको valuations बताऊंगा। Accounting standards reduce the accounting alternative in the preparation of the financial statements within the bounds of the rationality, thereby ensuring comparability of financial statement of different enterprise. This is the objective of accounting standards. Wait, बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ सर। पहले तो बस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये तो जान ले। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, अगर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में आप देखो तो इसमें आपको कुछ दिखाई देगा, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब बेनिफिट क्या है कि आपके पास अल्टरनेटिव रहेगा, मतलब अकाउंटिंग को जो अकाउंट्स के अंदर जो हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जो जैसे कि आप लोग अगर पार्टनरशिप करते हो तो एक तरह से करते हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो तो एक तरह से करते हो, कंपनी अकाउंट जिन लोगों ने किया उसका एक अलग तरीका होता है। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर बिजनेस का सिमिलर नहीं, एनपीओ के लिए अलग है, ठीक है, जो बिजनेस आपका नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता, उनके लिए भी एक सिस्टम होता है अकाउंट्स को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सर सिंगल एंट्री। ओके, सिंगल एंट्री, ठीक है। ये जो अलग अलग पैटर्न फॉलो करने का एक मौका मिलता है हर एक बिजनेस को, ये भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही मौका देता है कि आप हर एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके अपना स्टैंडर्डाइज सिस्टम यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पीयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। हर एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। व्हाट इज द डिस्क्लोजर सर? ये देखो यहाँ पर जो टाटा लैंड रोवर एंड जैगुआर का जैसे आप देख पा रहे हो ना सर, जैसे यहाँ पर लैंड रोवर एंड जैगुआर का क्या है, ये लैंड रोवर जैगुआर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसमें जो भी यहाँ पर बोला है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में या फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, आप अगर नीचे की तरफ जाओगे ना तो आपको इसका डिटेल्स पता होगा। डिटेल्स इन द सेंस कि बैकग्राउंड में क्या किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है। ये देखो सर, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया गया है, देख पा रहे हो सर आप लोग? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा है लिखा इसलिए पूछ रहा हूं। यस सर। फिर यहाँ पर देखो सर, गोइंग कंसर्न फोरकास्ट सिनेरियो, मतलब बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, ये सब ऑडिटर देखते हैं। मतलब बिजनेस क्या आगे चलने वाला बिजनेस है या फिर बिजनेस आगे बंद हो जाएगा, मतलब इट्स टाटा मोटर्स, ये आगे गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, या फिर सर ऐसा भी बिजनेस का रिपोर्ट में आता है, जैसे ऐसे बहुत सारे बिजनेस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक आपने इसके बारे में तो नाम जरूर सुने होंगे, किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में सुने हो सर? हेलो, है दादा। यस सर। हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस चालू कंपनी है या बंद हो गया? बंद হয়ে গেছে। हाँ सर, इसका ऑपरेशन बंद हो गया, घोटाला कर लिया और बंद हो गया, ठीक है सर। और एक कंपनी देख लो, रिलायंस कम्युनिकेशन,
ये किसका कंपनी है? अनिल अंबानी का कंपनी है। 1 टका 70 पैसा का शेयर का दाम चल रहा है, मत खरीदना सर, बिजनेस नहीं है अभी, इसका प्रोसीडियर चल रहा है, इसलिए अभी भी शेयर मार्केट में है, डीलिस्टेड नहीं हुआ है। कल पूछा गया था अनिल अंबानी को, इनको पूछा गया था सर, अनिल अंबानी को कल एक लंदन के कोर्ट में, वो एक्चुअली चाइनीज कुछ बैंक से उन्होंने लोन लिया था और इंग्लैंड लंदन में कुछ उसका कॉन्सेप्ट था, तो अनिल अंबानी को कल ही पूछा गया था कि आप अपना खर्चा वगैरह कैसे चला रहे हो, ठीक है। तो करेंटली इसका हालत इतना खराब है लोन ले लेके, आप मुंह का हाथ भी देख सकते हो। ये देखो, ये कल का ही है कि says he is a man of simple taste, denies lavish lifestyle। ऐसे तो इंसान अच्छा वो अपने आप को बता रहा है, हाँ भगवान करे अच्छा ही हो, बिजनेस के साथ इंसानियत का तो रिलेशन सेम नहीं होता। बट ये कल लंदन के कोर्ट में बताया कि वो अभी उसके पास इतना भी खर्चा नहीं है कि लॉयर का खर्चा उठा सके। लॉयर का खर्चा अपना जो ज्वेलरीज वगैरह जो घर में इतना दिन से जो भी एसेट्स था वो सब सेल करके वो लॉयर का पैसा चुकता कर रहा है, मतलब जो कोर्ट केसेस चल रहा है। इतना ज्यादा हालत खराब हो गया इसका, बैंकरप्टेड हो गया, ठीक है। तो ये इसके बिजनेस के बारे में जब भी बात होगा, क्या गोइंग कंसर्न बिजनेस होगा? हेलो, नहीं ना सर? नो सर। है ना? तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके इस बिजनेस का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर या प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज के ऊपर बात करेगा। तो ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में ही बताया गया है, क्या बिजनेस किस तरह से है, क्या है, पॉलिसीज प्रॉपर्ली यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तभी जाके हम लोग बिजनेस के बारे में डिसीजन दे पाते हैं। ये सिर्फ एक आध नहीं है, बहुत सारा है, मैं आपको एक एक करके क्या बताऊं। रिसेंटली बिग बाजार जो फ्यूचर ग्रुप है, आप लोग जानते हो ये फ्यूचर ग्रुप का जो बिग बाजार है ये रिलायंस के पास बिक गया है। फ्यूचर रिटेल जो बिग बाजार है ये रिलायंस के पास सेल हो गया है, लेकिन अभी भी इसका कोर्ट केस चल रहा है डीलिंग्स कंप्लीट होने में, बिकॉज बीच में अमेजन बीच में आ गया। बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब अमेजन क्लेम कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप पहले अमेजन को सेल करने वाला था, फिर उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और अमेजन को ना बेच के फ्यूचर ग्रुप मतलब किशोर बियानी रिलायंस को दे दिया, तो इसीलिए वो कोर्ट केस एक चल रहा है, तो सेटलमेंट अभी बाकी है। लेकिन इस बिजनेस का प्रॉब्लम, बिग बाजार को देख के कौन सोच पाया था कि बिजनेस इतना लॉस मेकिंग में जा रहा है, ठीक है। और हाँ, बिजनेस गोइंग कंसर्न तो है, फ्यूचर रिटेल गोइंग कंसर्न है, पर बिजनेस लॉस मेकिंग में है, इसीलिए वो करीब 30,000 करोड़ का लोन था उसका, जिसको सेल करके वो रिलायंस को दे के और अपना लोन को चुकता करना चाहता है। एक कंपनी है सर, जेट एयरवेज, नाम सुने हो? चढ़े भी होंगे कभी? हाँ, ये भी अपना ऑपरेशन बंद करके रखा है। वंस द लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, वंस द लार्जेस्ट, अभी इसका बिजनेस बंद है, अभी इसका बिजनेस बंद है, ऑपरेशन बंद है। अब फिर से चालू होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी चर्चा चल रहा है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, एवरीथिंग। अभी इसका बिजनेस में टोटली एक मतलब पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये देखो इसका डिटेल्स है, बिफोर द फाउंडिंग ऑफ विस्तारा इट वाज ओनली अदर फुल सर्विस एयरलाइन ऑफ इंडिया, इट सीज्ड ऑपरेशन। ये देखो, इट सीज्ड ऑपरेशन इन अप्रैल 2019 बट इज स्टेटेड टू रिस्टार्ट ऑपरेशन इन समर 2021। देखो मैं बोल रहा था ना, एक बात चल रहा है कि फिर से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। मुंबई बेस्ड इसका ओनर का नाम है नरेश गोयल, ठीक है। तो फिर से आ सकता है बिजनेस का, एकदम ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं आ सकता, लेकिन अभी इसका बिजनेस बंद है, सीज्ड ऑपरेशंस। तो ये सब कहां से पता चलता है सर कि कोई बिजनेस ऑपरेशंस चालू करेगा, कोई बिजनेस का बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, कोई बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, पता कैसे चलता है? आप बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? स्टॉक मार्केट में स्टिल है, ऑपरेशन बंद है सर, लेकिन देखो क्योंकि ये आएगा बोल के ऐसा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिजनेस वापस आया, इसलिए देखो शेयर कहाँ गिर गया था, 29 रुपए में। जस्ट एक ये कहावत चल रहा है कि मार्केट में वापस आएगा, तो इसका शेयर में देखो, समझ में आ रहा है सर? ये सारा का सारा अकाउंटिंग का ही खेल है, जो धीरे धीरे आपको सारा का सारा चीजों में पकड़ देता है, कॉन्सेप्ट देता है, तभी जाके आप कंपनीज के बारे में डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस के बारे में बोलते हैं कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 2 है बेसिकली। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, मतलब इतना सारा ट्रीटमेंट है, अब कौन सा ट्रीटमेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होगा वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। एंड दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिव स्कोप में रेस्ट्रिक्शंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट। मतलब जैसा बताया गया है आपको वैसा ही करना पड़ेगा,
आप जरूरत के हिसाब से अगर गलत भी हो रहा है तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक प्रॉब्लम है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन फॉर्मुलेट करता है, कैसे फॉर्मुलेट होता है। अरे सर सबको समझ आ रहा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपैक्ट समझ में आ रहा है ना। The Institute of Chartered Accountants of India, being a premier accounting body in the country, took upon itself leadership role in constituting the accounting standards, that is board. एक accounting standard board है, उसका leader ICAI है। in 1977 में ये बना है। The ICAI has taken significant initiative in the setting of issues of procedure of accounting standards to ensure that the standard setting process is fully consultative and transparent. Consult करके किया जाए and transparent रहे। Accounting Standard Board, that is ASB, considered the International Financial Reporting Standard. Accounting Standard Body जो है वो एक इंटरनेशनल IFRS जो होते हैं सर, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? सिंपल है सर, लैंड रोवर एंड जैगुआर इंटरनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है? इंटरनेशनल। अभी लोग बता दो। हाँ इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है ना सर? कट रहा है, कुछ कहना चाहता है, आवाज कट रहा है। हेलो कोई बोल रहा था कुछ, ज्योति बोल रही थी कोई। इंटरनेशनल कंपनी। वेरी गुड सर। ये देखो यहाँ पर देखो, रिटेल सेल्स इंक्लूडिंग आवर चाइना जॉइंट वेंचर, है ना, होलसेल एक्सक्लूडिंग आवर चाइना जॉइंट वेंचर। कौन सा कंट्री में इसका कितना सेल होता है उसका भी डेटा मैं आपको शो करता हूँ। इसका भी एक डेटा है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट से ही मिला है, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी जब इंटरनेशनल हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इंटरनेशनल होना चाहिए, बिकॉज इसका जो अकाउंटिंग रिपोर्ट आ रहा है, जैसे कि आप देखें कि इंटरनेशनल चार्टर्ड कंपनी ने ही इसको ऑडिट किया, ठीक है। जस्ट लुक हियर, नॉर्थ अमेरिका, इसका सबसे ज्यादा सेल होता है सर, सबसे ज्यादा सेल इसका होता है यूरोप में, है ना सर? देखो तो सबसे ज्यादा सेल यूरोप में ना, 16.1%। रिटेल सेल्स बाय रीजन 21%, नहीं, रिटेल सेल्स बाय रीजन 25.4 इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में 21%, यूके में 21%, मतलब सिर्फ इंग्लैंड में, चाइना में 17.7% और बाकी अदर कंट्रीज में 14.9% का टोटल सेल का परसेंटेज है इनका। तो इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि ये जो कंपनीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, इनका अकाउंटिंग पैटर्न भी इंटरनेशनली बनाना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी तो ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया को भी आज कोई भी बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल पे जा सकते हैं, कोई भी बिजनेस वर्ल्ड का अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे हीरो होंडा एक ऐसा कंपनी है, सॉरी हीरो होंडा तो अभी नहीं है, होंडा अलग हो गया। हीरो एक ऐसा कंपनी है जो अर्जेंटीना में जाके पूरा साउथ अमेरिका में बिजनेस कर रहा है। आपको पता है सर, अपना इंडिया का जो हीरो है वो साउथ अमेरिका में बहुत फेमस है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये सब कंट्री में, जानते हो सर? तो इसके लिए आपको ऐसे बिजनेस, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म करना है जो इंटरनेशनल काउंसिल लेवल के साथ कनेक्टेड हो। इन इंडिया आई ट्राई टू इंटीग्रेट देम इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉज, समझ में आ रहा है, कस्टम्स, यूजेजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। द कंपोजिशन ऑफ ASB इंक्लूड्स, कौन कौन ASB में होते हैं सर? ASB मतलब बार बार पूछ रहा हूँ, हु इज ASB? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो 1977 में बना था। इसका लीडर कौन है सर? हेलो, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसका लीडर है, और इसके अंडर रह के इंडिपेंडेंट इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ, ये देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि एसोचेम, एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फीकी, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेगुलेटर्स, एकेडमिशियंस जैसे कि IIM, okay, Institute of Chartered Accountant, Institute of Cost Accountants, Institute of Company Secretaries, government departments. Although ASB is body constituted by the Council of the ICAI, it is independent in the formulation of accounting standards, and Council of the ICAI is not empowered to make any modifications in the draft accounting standards formulated by ASB without consulting with the ASB.
मतलब ICAI डायरेक्टली नहीं कर सकता, ऑल्दो ASB इज बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI काउंसिल ही ASB को बनाते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड काउंसिल ऑफ द ICAI इज नॉट एम्पावर्ड to make any modifications in the draft accounting standards formulated by ASB without consulting with the ASB. मतलब ICAI के पास पावर तो है, वो बना तो सकता है, बट ये बाकी अकाउंटिंग बॉडी में जो भी है, चाहे एसोचेम, फिकी, इनके साथ विदाउट कंसल्ट, विदाउट इनके परमिशन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं ला सकता। वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ था एक बार, ठीक है, मोनोपोली क्रिएट हो रहा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ना वो परिंदा का वो पर काटते हैं ना, तो थोड़ा सा पर काट दिया। लेकिन नॉलेज तो उनके पास है, तो रखना तो पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी ब्रीफली आउटलाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज ऑफ ASB फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, consideration of study groups of ASB to consider a specific project to prepare preliminary draft of the proposed accounting standards. Okay, consideration of the preliminary draft prepared by the study group of the ASB and revisions, अगर कोई भी revisions करने का जरूरत पड़े तो। सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है उसको सर्कुलेट करना पड़ता है आफ्टर रिवीजन बाय ASB। सिंपल बात है, जैसे कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रिवाइज कर दिया, फिर उसको सर्कुलेट करेगा किसको? काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI, स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज सच एज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG। नाम सुने हो सर C&AG का? गवर्नमेंट ऑडिटर है सर, सरकार का ऑडिटर है, ये सरकारी डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है ये डिपार्टमेंट। रिसेंटली काफी जॉब भी क्रिएट हुआ, एंड दी प्रोफेशनल्स लाइक CA, CS, CME के लिए बहुत अच्छा जगह है। अगर उनको सरकारी नौकरी का जगह चाहिए तो उसके लिए भी, मतलब CA, CS, CME करने के बाद आप C&AG में आराम से कोशिश करने से मिल जाता है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी लोगों से चांसेस ज्यादा होता है। बोलो सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। कब से? अभी सर दिख अभी रहा है। अभी हो अभी गया। हो गया, हाँ मिल गया। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से भी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, इनके साथ इनको बात करना होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जो है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज स्कोप, ठीक है, फॉर कमेंट्स, इनका कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टैंडर्ड्स को इशू करने से पहले। मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस आउटसाइड बॉडीज, ठीक है, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर्स and the accounting standards on the relevant subject for non-corporate entities is then issued by the ICAI. For corporate entities, the accounting standard is issued by the central government of India. ध्यान से ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा सर। The accounting standards on the relevant subject for non-corporate entities, अगर वो corporate entity नहीं है तो फिर उसका इशू ICAI कर सकता है। बट फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब लाइक बिग कंपनीज या कंपनी जो है कॉर्पोरेट लेवल में जो है, उनका जो भी स्टैंडर्ड्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। इसके मेन रीजन नहीं है कि ICAI का मोनोपोली क्रिएट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उनका, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनका पावर कम कर दिया, नहीं तो पहले पूरा का पूरा ICAI करता था। बट अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा बात में, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटिटीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा, एंड अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो ICAI इशू कर सकता है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मेशन का जो बॉडी है, जो काउंसिल है, उसका हेड या लीडर ICAI होता है, ठीक है सर। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से एक बार सुनिए। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, देख रहे हो ना सर, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ऐसे इंडिया में कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव टू बी complied by the business entity so that the financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. इंडिया में इतना सारा फेमस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा AS1 में बताया जाता है सर अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने कैसे करना होता है। AS2 रिवाइज किया गया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, FIFO में, LIFO में, वेटेड एवरेज में कौन सा मेथड फॉलो करोगे। AS3 में बताया गया सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, आप लोग सुने होंगे ये सब। AS4 में बताया गया है सर कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी और इवेंट या कुछ भी हो रहा है तो उसका हिसाब कहाँ होगा या कैसे होगा। हेलो सर, बैलेंस शीट बन गया, बात समझो, बैलेंस शीट रेडी हो गया, 31 मार्च के पहले रेडी हो जाता है नॉर्मली। बैलेंस शीट रेडी होने के बाद अगर कुछ भी
उसी पर्टिकुलर ईयर में, सेम ईयर में अगर कुछ भी घटना घटता है, कुछ भी इवेंट होता है, तो उसको अगर उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए तो फिर उसके बारे में इंक्लूड तो कर देंगे, बट कौन सा स्टैंडर्ड में बोला गया है? आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? AS4 का मतलब समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अगर बैलेंस शीट बन जाने के बाद अगर कुछ भी चेंजेस करना है 31 मार्च के अंदर, तो फिर आप चेंजेस कर सकते हो, जिसके बारे में AS4 में कहा गया है। ऐसे आप लोगों को बता दूं, ये सब एक एक स्टैंडर्ड्स, एक एक चैप्टर होता है, बट ये बेसिक का क्लास है। जिनका जरूरत नहीं है उसको तो भी बताऊंगा नहीं, बाद में जिनका जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कौन सा स्टैंडर्ड्स बताना होगा, वो तो मैम आप लोगों को डिटेल्स मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस के साथ आप लोगों को बताएंगे। बट इसमें हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कितना तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, MCQ में बहुत ऐसा सवाल करते हैं, ठीक है, तो यही चीज हम लोग कवर करेंगे। और जिन लोगों के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डिटेल्स है उनको अलग से करवाया जाएगा, उसके लिए चिंता ना करें। ओके, AS5 के बारे में क्या बोला देखो। AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स इन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना सर, कितना तरह का डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मली जो मेन दो तरह का होता है वो बता दो। हेलो, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू। एग्जैक्टली सर, इसके बारे में AS6 में बताया गया है, AS6 में बताया गया है, विथड्रॉन परसुएंट टू इश्यूएंस ऑफ AS10। अब इसके ऊपर क्या है, AS6 को विथड्रॉल किया गया और उसकी जगह में AS10 आया और उसका नाम किया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 2016 में लाया गया। AS6 को विथड्रॉल करके AS10 लाया गया और AS10 में उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर डाल दिया गया डिप्रिसिएशन के बारे में। जब डिटेल्स चर्चा होगा, जब भी स्टैंडर्ड्स किसी को भी पढ़ना होगा तो उसमें बताया जाएगा। AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट समझते हो सर? जैसे कि हाईवेज बन रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, अरे कंस्ट्रक्शन लेवल में काम नहीं होता? यस सर। है ना? तो कंस्ट्रक्शन का अकाउंट कैसे मेंटेन होगा? ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मेंटेन होगा? इट्स डिपेंड, सॉरी मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ढूंढना चाह रहा था, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे मेंटेन होगा ये बताया गया AS7 में। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे काफी सारा कंपनीज बहुत खर्चा करते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों को अगर लास्ट क्लास में हिरन इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो काफी खर्चा करता है। ये आप लोगों को बता दो, KFC इंडिया में अपने बिजनेस को लॉन्च करने से पहले करीब 100 करोड़ के आसपास का सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर दिया था। 100 करोड़ नहीं, सॉरी मैं आई थिंक 15 मिलियन या बिलियन पड़ा था, याद नहीं आ रहा है, बट काफी खर्चा करते हैं सर, करोड़ों में होता है, कम नहीं होगा। तो उसका भी हिसाब होता है, जिसमें AS8 में बताया गया है परसुएंट टू AS26 बिकम मैंडेटरी। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशंस की, मतलब रेवेन्यू कौन सा है उसके पता चलेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे मैं अभी आपको बोला AS10। AS11 रिवाइज किया गया, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अरे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज का काम आ जाएगा ना सर, डॉलर के बदले में, येन के बदले में, युआन के बदले में। फॉरेन एक्सचेंज समझते हो कि नहीं समझते? हेलो, यस सर। यस सर। ये फॉरेन, जब भी कोई कंपनी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में बिजनेस करता है, जैसे कि युआन, ओके, युआन टू INR, युआन मतलब मोस्ट प्रोबेबली चाइना का, ठीक है, तो 1 चाइनीज युआन इक्वल्स टू 11.36 इंडियन रुपीस, ठीक है, इस तरह से। जापानीज का भी वैसा ही कुछ येन बोलते हैं। तो ये तो डॉलर का सिस्टम है, येन टू INR, युआन टू INR, 0.69 इंडियन रुपीस से का वैल्यूएशन, और जापानीज का करीब करीब सेम टाइप का ही है, देख लो। तो समझ में आ रहा है ना? तो दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड में कैसे फॉलो होगा, ये स्टैंडर्ड में कैसे फॉलो होगा, इट्स डिपेंड, ओके। अच्छा, उसके बारे में अकाउंट्स में बोला गया। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट अगर आपको ग्रांट देता है, सब्सिडी देता है, तो उसके बारे में AS12 में मेंटेन करना होगा। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS13। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेता है। अरे सर अमलगमेंट नहीं होता, मतलब मार्जर हो जाना, अमलगमेंट हो जाना। रिसेंट ट्रेंड में ऐसे बहुत सारे कंपनीज के बीच में हुआ है। कोई एक एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? रिसेंट अमलगमेशंस, कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेस कर लिया,
जैसे हाँ एक याद आ गया आइडिया सर, भी। हाँ कोई कोई क्या बता रहे हो सर? हाँ आइडिया वोडाफोन। वेरी गुड सर, वोडाफोन आइडिया। ये वोडाफोन और आइडिया में क्या हुआ सर? मार्जिंग हुआ, ठीक है। वोडाफोन आइडिया मार्ज हुआ, मार्ज होके एक दूसरा नाम आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमलगेमेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एमलगेमेशन क्या है? ऐसे कॉन्सेप्ट एमलगेमेशन मार्जर करीब करीब सेम टाइप का है, बट फिर भी थोड़ा फर्क होता है उनपे, ठीक है। नाम चेंज हो जाए तो उसका, हाँ बोलो। एयरटेल और यूनिनर। एयरटेल और यूनिनर, वेरी गुड सर, ठीक है। एयरटेल यूनिनर उनपे भी मार्ज हुआ है। तो जब दोनों कंपनी मार्ज हो जाते हैं या फिर उसके अंदर एमलगेमेशन हो जाते हैं, तो उनका अकाउंटिंग पैटर्न कैसे होते हैं, उनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर अलग से आपको करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो सब बताया गया है, ऐसा नहीं हम हवा में कुछ नहीं करते। इसका पूरा डिटेल जब आप लोग और एडवांस लेवल में आओगे, जिनका एडवांस है उनको तो पढ़ाया जाएगा, तब आपको ये सब सीखना पड़ेगा। फिर देखो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अमालगमेशन से एस 14, एस 15 में बताया गया एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में, एस 16 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, एस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एस 19 लीज में अगर कोई बिजनेस करता है तो, ठीक है, उनका हिसाब किताब, इसका एस 19 उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, लीज बिजनेस अगर कोई करता है तो। एस 20 में बिजनेस का अर्निंग पर शेयर के बारे में बताया जाता है कि अर्निंग पर शेयर को कैसे डिस्क्लोज करना है। जैसे अगर आप टाटा मोटर्स का ये रिपोर्ट भी देखो ना, इसमें भी आपको ईपीएस दिख जाएगा। देखो एक मिनट रुको, इनकम टैक्स, इनकम स्टेटमेंट, ईपीएस ईपीएस ईपीएस, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है अभी। जैसे दिखता है सर, हर कंपनी का डिटेल्स ईपीएस वगैरह सारा का सारा चीज दिखाया जाता है। उसका हिसाब करने का एक तरीका होता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टाटा मोटर्स का है, टाटा मोटर्स का ईपीएस नहीं दिखा क्या? यहाँ पर डेटा नहीं है अभी, ये देखो दिख रहा है सर, ईपीएस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डेटा अभी थोड़ा मिसिंग है, शायद कुछ अपडेशन चल रहा हो, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पर। कभी मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं अभी आपको जो टाटा का जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, क्या लिखा है सर इसमें देखो, कंसोलिडेटेड लिखा हुआ है ना, हेलो। यस सर। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो। मतलब अगर किसी कंपनी का किसी दूसरे कंपनी में 51% एटलीस्ट शेयर होल्डिंग है, तो वो कंपनी एक दूसरे का मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडियरी बन जाता है। तो जब किसी कंपनी के अंडर किसी और भी कंपनीज होते हैं, उनका हिसाब किताब एक साथ मिला के जब बैलेंस शीट या पीएल बना जाता है ना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। और जब सिंगल इंडिविजुअली बनते हैं उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। क्या बोलते हैं सर? इंडिविजुअल बने तो स्टैंड अलोन, और उनका सब्सिडियरी का बिजनेस को मिलके बनाया जाए तो क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड, ठीक है। यही सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ना मेरे आंखों से निकल जाते हैं, सारा का सारा रहता है और टाइम पे नहीं मिलता। इसमें आपको अलग अलग से ना फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड एंड सारा का सारा दिखता है सर, एवरीथिंग दिखाया जाता है। कंसोलिडेटेड भी आपको अलग से बताएगा, स्टैंड अलोन भी आपको अलग से बताएगा, सब कुछ लिखा रहता है। ये देखो मैं अगर यहाँ पर ये देखो लिखा है ना, फाइनेंशियल में क्या लिखा है सर देखो, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दिख रहा है, हेलो। यस सर। है ना, जब मैं स्टैंड अलोन कर दूंगा तो डेटा अलग हो जाएगा, और जब मैं कंसोलिडेटेड कर दूंगा तो डेटा अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं स्टैंड अलोन कर दिया तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका किस में कितना शेयर होल्डिंग है वो भी दिखा रहा है, ठीक है, कौन सा कंपनी में कितना होल्डिंग है, एवरीथिंग सब कुछ दिखाते हैं। सब चीज आप लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते चलो। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, एज 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड ऑन इनकम, ओके। अकाउंटिंग एज 23 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एज 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एज 26 इंटेंजिबल एसेट्स, एज 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। तो ये सब हो गया आपका रिसेंट ट्रेंड में
AS28 impairment of asset and AS29 provisions contingent liabilities and contingent assets. ये सब बेसिक्स में आपको बस नाम ही चाहिए था, इसलिए मैंने आपको सारा का सारा नाम के बारे में बताया और स्टैंडर्ड क्या है ये बताया। अब जिनके सिलेबस में डिटेल्स है उनको तो मैम करवाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह है, मैं ये नोट शेयर करता हूँ, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो और स्टैंडर्ड से मोटा मोटी जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आ सकता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, अब उसको सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं जरूरी है फिलहाल। और एक चीज है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आज नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिटेल्स हिसाब आपको बताऊंगा, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आजकल एक न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में चल रहा है एंड इसी को आजकल मेनली इंपॉर्टेंस दे रहा है। जो पहले का IFRS सिस्टम था, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके ऊपर बेस करके वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले चलता था। ये अभी भी कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम टोटली बंद हो गया, बट धीरे धीरे इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ना अपने हिसाब से बना लिया और ग्लोबली अपना पहचान बनाने के लिए और अपने इंडियन बिजनेस के साथ कॉम्पिटेबिलिटी होने के लिए, इंडियन बिजनेस का कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्पिटेबल होना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ कॉम्पिटेबल होने के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जरूर करूंगा, और फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या बना है और उसमें क्या क्या है वो भी मैं आपके साथ एक बार नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और बेसिक में और एक दो चैप्टर है, एक चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में बता के बेसिक का जो थ्योरेटिकल एरिया है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया सर? बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिक रूपरेखा मतलब आउटलाइन क्लियर हो गया ना? यस सर। है सर। ओके सर, ठीक है, मैं नोट जिनके पास नहीं है मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू प्लीज कर लीजिएगा। और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चंस 2-3-4 मार्क्स तो कभी-कभी 2 मार्क्स तो पूछ ही लेते हैं, और 2-2 करके एक चैप्टर का सवाल हो जाए तो फिर समझ ही सकते हो ना, 2 मार्क्स भी बहुत मतलब रखता है। ठीक है, अगर 2 घंटा पढ़ के 2 मार्क्स मिल जाए तो बहुत है सर। ठीक है, ओके चलो फिर टाटा। सर मेरे को कुछ पूछना है। बाय सर। वेट कर जा दादा একটা কথা বলার बाय। अच्छा ओके बाय। सर बाय। जिनको जाना है ओके टाटा।